हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। आज जो मैं आपके सामने एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं, दैट इज गोइंग टू बी द प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज, जिसमें हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि आई थिंक हम लोग पढ़ते बहुत हैं बट क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, याद रखिएगा, दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। हम हर लेक्चर में अलग अलग टॉपिक्स लेंगे, अलग अलग सब्जेक्ट्स लेंगे और उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। आज जो लेक्चर 1 है, इट इज अबाउट इंडियन पॉलिटी, जिसमें मैं टॉप 40 क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं। और इसके जो टॉपिक है वो मैं आपको पहले ही स्पेसिफाई कर देता हूं, दैट इज पार्ट 1 से लेके पार्ट 4A जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, दैट इज फ्रॉम यूनियन एंड इट्स टेरिटरी टू दैट इज फंडामेंटल ड्यूटीज के जो टॉपिक हैं उनको हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर 1 में। ओके, ऐसे ही हम और भी लेक्चर्स लाएंगे अलग अलग सब्जेक्ट्स के, जिससे आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस होती रहे, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस करना एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये प्रीलिम्स के क्वेश्चन सीरीज हमने स्टार्ट की है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज के बारे में और आपको डिटेल्स लेनी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स पे आप जाकर, सॉरी दैट इज डिस्क्रिप्शन में जाकर आप कॉन्टैक्ट नंबर ले सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, इसके आप डिटेल्स जान सकते हैं कि और ऐसे लेक्चर्स आपको कैसे अवेलेबल हो सकते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। दैट इज लेक्चर 1 ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज। पॉलिटी है, पहला क्वेश्चन है, देखिए, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज द सब्जेक्ट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉल। तो इसमें इंपॉर्टेंट जो है दैट इज कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो है वो किस सब्जेक्ट के अंदर फॉल है। आई थिंक आप कमेंट कर सकते हैं इसमें, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट या रेसिडुअरी पावर्स। ओके, तो इसका आंसर मैं आपको बता दूं, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिपिकल क्वेश्चन है। जब हम लिस्ट पढ़ते हैं तो उसमें याद रखिएगा इट कम्स अंडर ऑप्शन बी, दैट इज स्टेट लिस्ट। तो इसका आंसर है स्टेट लिस्ट। मैं इसके बारे में आपको थोड़ा बेसिक और बता देता हूं, आप जिसको नोट डाउन कर सकते हैं। आंसर तो कोऑपरेटिव सोसाइटी था, याद रखिए, स्टेट लिस्ट में मेंशन है, बट इसके हम डिटेल में बता दूं। कोऑपरेटिव सोसाइटी को थ्रू 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011, नोट डाउन करिएगा, 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 में इसको एक फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19 एड ऑन किया गया था। दिस इज इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 19 के अंदर फंडामेंटल राइट भी है ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ओके, नेक्स्ट, इसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर भी याद रखिएगा, आर्टिकल नंबर 43 कैपिटल बी, रिमेंबर आर्टिकल 43 कैपिटल बी के अंदर डीपीएसपी के अंदर भी इस कोऑपरेटिव सोसाइटीज को ऐड किया गया था। ठीक है, दैट इज ऑन गांधीयन प्रिंसिपल्स। एज वेल एज याद रखिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक सेपरेट पार्ट भी क्रिएट किया गया है, पार्ट 9B ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। रिमेंबर, पार्ट 9B ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ओके, अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं इसमें ही, कोऑपरेटिव सोसाइटी में आपको ये बताना है कोऑपरेटिव सोसाइटी पार्ट 9B ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है, ये इसमें कौन कौन से आर्टिकल, किस आर्टिकल से लेके किस आर्टिकल तक कोऑपरेटिव सोसाइटी डील करता है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ओके, बाकी मैंने आपको पार्ट 9B हिंट दे दिया अबाउट कोऑपरेटिव सोसाइटी, इट कम्स अंडर स्टेट लिस्ट। तो ये तीनों चीज याद रखनी है, और ये जो फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, पार्ट 9B, ये सारी चीजें थ्रू 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 के थ्रू ऐड हुई थी। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग, इनको जरूर आप नोट डाउन करिए। ओके, चलिए हम अपने सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है, देख सकते हैं आप, इसमें स्टेटमेंट्स पूछे गए हैं, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट आप देखते हैं, देयर आर 12 फंडामेंटल ड्यूटीज। तो आई थिंक आपको आइडिया होगा, देयर आर ओनली 11 फंडामेंटल ड्यूटीज राइट नाउ इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट है, लेट्स, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है तो क्वेश्चन तो इसका मतलब ए तो आंसर नहीं हो सकता। ओके, let's go to the option 2. There is no provision in the Constitution of India for direct enforcement of fundamental duties. तो आपको पता होगा फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉन जस्टिसिएबल। ओके, याद रखिएगा, वो एनफोर्स नहीं होती हैं। रिमेंबर, सो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं दिया हुआ है जिससे उसको आप एनफोर्स कर सकते हैं, दे आर नॉन जस्टिसिएबल। तो ये पॉइंट सही है, याद रखिएगा, दे आर नॉन एनफोर्सेबल इन द कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। थर्ड पॉइंट है, फंडामेंटल ड्यूटीज एक ये भी है, दैट इज टू वोट। आपको पता है वोट करना इज नॉट द फंडामेंटल ड्यूटी, तो इसका आंसर है दैट इज बी ओनली, 2 ओनली। तो याद रखिए, आंसर है बी। तो फंडामेंटल ड्यूटी, वोटिंग करना इज नॉट योर फंडामेंटल ड्यूटी। ओके, आई थिंक आपने मेरे लेक्चर्स अटेंड किए होंगे, तो इट्स वेरी इजी टू आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो आंसर इज बी, दैट इज 2 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, मैच द फॉलोइंग है। आपने शेड्यूल्स पढ़े होंगे, मैंने आपको एक शॉर्ट फॉर्म भी बताया था शेड्यूल याद करने का, वो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। तो देखिए, इसमें शेड्यूल को मैच द फॉलोइंग करना, इट्स वेरी इजी। 10th शेड्यूल का अगर हम मैच करें तो एंटी रिफेक्शन लॉ से मैच कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट 8th शेड्यूल को मैच करें तो ऑफिशियल लैंग्वेजेस से ऐड कर सकते हैं। 7th शेड्यूल यूनियन, स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट से मैच कर सकते हैं, और 6th शेड्यूल इज रिलेटेड टू ट्राइबल एरियाज। ओके, तो शेड्यूल्स याद रखिएगा, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, दैट इज टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम स्ट्रैटेजी टू लर्न द शेड्यूल्स। याद रखिएगा, मैं वापस रिपीट नहीं कर रहा हूं इनका फुल फॉर्म, इसका आंसर होगा सी, दैट इज 1 3 2 4। आई थिंक हमने मैच द फॉलोइंग करा दिए, इट्स गोइंग टू बी इजी क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं।
in the Constitution of India, of course, promotion of international peace and security. Okay, this is important. ये कहां पर मेंशन है? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं. आई थिंक यू एबल टू मार्क द आंसर. आंसर इज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर आर्टिकल नंबर 51 में, याद रखिएगा, आर्टिकल नंबर 51 में इन लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल इट इज मेंशन. ओके, सो ये पॉइंट आपको याद रखना है. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम. हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आपको याद रखना है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल नंबर 51, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन शेड्यूल से है. आपको आई थिंक याद होगा टीएस ऑफ ओल्ड पीएम. तो फोर्थ शेड्यूल किससे डील करता है? आपको इजी क्वेश्चन लग रहा होगा. मैं आपको बता दूं ये आईएएस यूपीएससी एग्जाम का 2007 का क्वेश्चन है. सो क्वेश्चन कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, तो आपको उन क्वेश्चंस को गलत नहीं करना है जल्दबाजी में. तो फोर्थ शेड्यूल किससे डील करता है? I think maximum people able to answer. Answer is D. That is, it allocates seat in the Council of States. That is, राज्यसभा की सीट्स की मेंशन करता है. Okay? I think आपको राज्यसभा की प्रेजेंट स्ट्रेंथ बताओगी. That is 245 and maximum strength of राज्यसभा is 250. Okay? कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा जो है, ठीक है, जो कंपोजिशन है राज्यसभा का किस आर्टिकल के अंदर मेंशन है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए. ठीक है, तो इसका आंसर डी है, डायरेक्ट है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं. इसमें पूछा गया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से रिलेटेड क्वेश्चन है. ओके, डीपीएसपी में इसमें क्वेश्चन पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग वर एडेड टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी थ्रू अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट के थ्रू कौन से डीपीएसपी ऐड हुए थे. ठीक है, अब मैंने आपको जब लेक्चर्स पढ़ाए थे मैं ऑलरेडी बता चुका हूं. ठीक है, तो इसमें से आपको चूज करना है. ऑप्शंस आपके सामने हैं. ठीक है, तो इसका आंसर जो है दैट इज ए 1 and 2 ओनली. याद रखिएगा ये जो टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द एनवायरमेंट एंड सेफगार्ड द वाइल्ड लाइफ as well as right of workers to participate in the management of industries. These two DPSP याद रखिएगा ये अमेंडमेंट के थ्रू ऐड हुए थे, जबकि ये दोनों याद रखिएगा पहले से ही थे. तो ये कब ऐड हुए थे मैं आपको बता दूं. ये दोनों जो अमेंडमेंट लिखे हैं, दोनों ही जो पॉइंट्स हैं, ये एक आता है आर्टिकल नंबर 48 कैपिटल ए के अंदर, दैट इज एनवायरमेंट वाला. नेक्स्ट कैपिटल नंबर 43 कैपिटल ए के अंदर राइट ऑफ वर्कर्स वाला. ओके, तो दोनों पॉइंट याद रखिएगा थ्रू 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 इट वाज एडेड. तो आंसर इज डी, दैट इज 1 and 2. तो 42nd से अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं. 4 DPSP were added through 42nd Constitutional Amendment Act 1976. दो मैंने यहां पर लिख दिए. रेस्ट 2 आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए विच आर द रेस्ट 2 DPSP which were added through 42nd Constitutional Amendment Act 1976. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं. इसमें है अगेन डीपीएसपी से क्वेश्चन है, वेरी सिंपल. पार्ट 4 में कॉन्स्टिट्यूशन में याद रखिएगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है विच हैज बीन टेकन फ्रॉम आयरलैंड. इनमें से कौन से डीपीएसपी हैं? ओके, इट कुड बी गांधीयन, इट कुड बी लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल, इट कुड बी सोशलिस्टिक प्रिंसिपल. आपको बताना कौन से डीपीएसपी हैं. इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, आई थिंक आप एनालाइज कर सकते हैं. यस, इट्स अ डीपीएसपी. यूनिफॉर्म सिविल कोड, यस इट इज अ डीपीएसपी, बट स्मॉल फैमिली नॉर्म्स इज नॉट, है ना. एंड देन एजुकेशन थ्रू मदर टंग एट प्राइमरी लेवल, क्या ये पार्ट 4 में मेंशन है? नो, इट इज नॉट मेंशन. रिमेंबर, सो दीज आर द 2 DPSP which are mentioned in part 4. तो आंसर इज व्हाट? दैट इज 1 and 2. ऑप्शन इज बी. ठीक है, तो आंसर इसका बी है, दैट इज 1 and 2. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं गांधीयन प्रिंसिपल से है, मतलब डीपीएसपी से है. विच ऑफ द फॉलोइंग, आपको ये बात याद रखनी है, क्वेश्चन ने पूछा है कैन नॉट. जल्दी जल्दी में अपन ये वर्ड छूट जाते हैं कि नॉट एंड कैन नॉट. ओके, तो यार इसमें कैन नॉट पूछा है टर्म्ड एज गांधीयन, मतलब कौन सा प्रिंसिपल गांधीयन प्रिंसिपल नहीं है. ठीक है, तो कौन सा प्रिंसिपल गांधीयन नहीं? काउ स्लॉटर नहीं करना चाहिए, यस इट्स अ गांधीयन प्रिंसिपल. कॉटन इंडस्ट्री, yes it is a Gandhian principle. Establishment of village panchayat, yes very important article also, article number 40, it is a Gandhian principle. But uniform civil code of the country, it is a DPSP, but it is not a Gandhian principle. तो याद रखिएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड की मैं बात करूं तो इट इज, याद रखिएगा, अंडर आर्टिकल 44 लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल है. ठीक है, इट इज नॉट अ गांधीयन प्रिंसिपल. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं. एक और क्वेश्चन मैंने यहां पर पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डीपीएसपी. ठीक है, इसमें मैंने डीपीएसपी कौन सा नहीं है ये पूछा है. ये मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि डीपीएसपी हम बहुत लाइट नोट में देखते हैं और ये क्वेश्चन बहुत ट्रिकी हो जाते हैं जब आते हैं. ठीक है, तो कौन सा डीपीएसपी नहीं है? टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, यस इट इज अ डीपीएसपी.
अब टू डेवलप अ साइंटिफिक टेम्पर, देखिए ट्रिकी इसलिए मैंने पूछा है। सी टू प्रमोट इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शन एंड टू सेपरेट जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। देख के ऐसा लग रहा होगा साइड डीपीएसपी है, आई थिंक जिन्होंने बहुत डिटेल में पढ़ा होगा या स्मार्ट स्ट्रैटेजी की होगी। आंसर इज बी, दैट इज टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, क्योंकि टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर इज अ फंडामेंटल ड्यूटी, इट्स नॉट अ डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, सो डोंट गेट कंफ्यूज। तो याद रखिएगा इसका आंसर बी है, दैट इज टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर। तो याद रखिएगा ये एक फंडामेंटल ड्यूटी है, ये डीपीएसपी नहीं था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन कभी कभी क्वेश्चंस ऐसे भी दिए जाते हैं कि आपको लगे आंसर सही है बट आंसर गलत होते हैं। जैसे इसमें फंडामेंटल राइट से रिलेटेड दो आर्टिकल पूछे गए हैं, आर्टिकल 20 एंड 21। ठीक है, मैं बता दूं ये दोनों ही ऑप्शन, अगर आंसर में चूज करना विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट पूछा गया है, तो दोनों ही रॉन्ग है। मैंने इसको जस्ट उल्टा कर दिया है, मतलब आर्टिकल 20 में जो लिखना था वो यहां पर लिखा हुआ है और जो आर्टिकल 21 में लिखना था वो ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, तो इंटरचेंज कर दिया गया है, तो बोथ स्टेटमेंट आर रॉन्ग। तो विच ऑफ द करेक्ट आंसर इज दी नाइदर वन नाइदर टू। बट क्वेश्चन ऐसा आता है, स्टेटमेंट दे देंगे विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, अगर लिख देंगे तो आंसर हो जाएगा सी 1 एंड 2। तो आपको थोड़ा ध्यान देना है, ऐसे क्वेश्चन सी और डी में कंफ्यूज नहीं होना है। यहां तो करेक्ट पूछा था तो दोनों गलत है, तो आंसर डी है, नाइदर वन नाइदर टू। बट आपको यहां पर थोड़ा क्वेश्चन को जरूर ध्यान देना है। ओके, चलिए, तो इसका आंसर तो डायरेक्ट है, दैट इज डी, नाइदर वन एंड नाइदर टू। आर्टिकल 20 21 दीज आर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट। क्यों? क्योंकि आपको याद होगा जब नेशनल इमरजेंसी लगती है, दैट इज अंडर आर्टिकल 352, तो दीज आर द ओनली टू फंडामेंटल राइट्स, दैट इज आर्टिकल 20 एंड 21 नेवर गेट सस्पेंडेड। ठीक है, तो नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे ये सस्पेंड नहीं हो सकते, दैट इज व्हाई आई हैव टेकन दैट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी यूपीएससी में ऑलरेडी ये क्वेश्चन आ चुका है। तो यूपीएससी देखिए किस तरह क्वेश्चंस पूछ रही है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, यहां पर देखिए ज्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना है। अगर आपने राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल नंबर 14 to 18 अगर आपको बेसिक पता होगा, सो एबल टू मार्क द आंसर। तो 14 से 18 17 तक दिया हुआ है। आई थिंक आपको 14 में क्या है, 15 में क्या है, 16 में क्या है, 17 में क्या है, ये प्रोविजंस लिखे हैं, उसको मैच द फॉलोइंग करना है। आई थिंक आर्टिकल 17 से आप अनटचेबिलिटी मार्क कर सकते हो, तो दैट इज फोर्थ का थर्ड है। तो अगर अपन देखें फोर्थ का थर्ड है, तो इट इज वेरी क्लियर कि अपने ये दोनों ऑप्शंस में से कोई सही हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट मैं आपको बता दूं, अगर आप सी बता दें तो अच्छा है, दैट इज आर्टिकल 16 अगर आप बता दें, तो आर्टिकल 16 अगर आपको आइडिया होगा, दैट इज टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर सीटेड एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, तो आंसर इज 4, तो लेट्स गो 3 का 4। ओके, सो दिस इज दिस वन, तो ऑप्शन इज व्हाट, दैट इज सी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, तो आप देख सकते हैं सी, दैट इज 2143। ओके, दैट वाज द आंसर। तो आपको याद रखना है आंसर क्या था। ठीक है, दैट इज 2143। ओके, चलिए एक सेकेंड। ओके, चलिए आगे मूव करते हैं। तो आई थिंक अगर आपको बाकी भी पता होंगे 14 15 16 17 को मैच द फॉलोइंग करना था, दैट इज अबाउट फंडामेंटल राइट, वेरी इजी क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन भी देखिए बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन लग रहा होगा आपको, बट मैं आपको बता दूं ये भी यूपीएससी के एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। आई थिंक मैक्सिमम पीपल एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अगर आपने राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, दैट इज आर्टिकल नंबर 23 एंड आर्टिकल नंबर 24 which comes under right against exploitation, वो पढ़ा होगा, तो it comes under article number 24। तो आई थिंक आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। रिमेंबर, नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 years shall be employed in any factory or mine engaged in any hazardous employment, ये अपने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 24 में लिखा हुआ है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो आर्टिकल 24 दैट इज फंडामेंटल राइट, और मैंने बता दिया राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन 23 एंड 24। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फंडामेंटल राइट से रिगार्डिंग क्वेश्चन है। ठीक है, 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो टिपिकल क्वेश्चन है, लेट्स गो वन बाय वन। फर्स्ट स्टेटमेंट है, फंडामेंटल राइट्स की बात करें, सम ऑफ दीज राइट्स आर नॉट अवेलेबल टू आर्म्ड फोर्सेस। तो क्या कुछ ऐसी फंडामेंटल राइट्स हैं जो आर्म्ड फोर्सेस को अवेलेबल नहीं है? यस। अगर आपको आर्टिकल नंबर 33 मैंने पढ़ाया ऑलरेडी फंडामेंटल राइट्स में, तो अंडर आर्टिकल 33 फंडामेंटल राइट्स आर्म्ड फोर्सेस को कुछ अवेलेबल नहीं हो सकती हैं। रिमेंबर, तो यस देयर आर सर्टेन राइट्स व्हिच आर नॉट अवेलेबल टू आर्म्ड फोर्सेस फंडामेंटल राइट्स में। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। ओके, इसमें करेक्ट ही पूछा गया। नो, इसमें पूछा क्या गया, देखिए इसमें क्या पूछा गया, नॉट करेक्ट। यहां पर ट्रिकी है, तो पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है और इसमें पूछा नॉट करेक्ट, तो फर्स्ट तो आंसर हो ही नहीं सकता। तो देखिए मेरा आंसर सीधे आ गया 2 3 एंड 4। तो आपने देखा होगा इसको अपन ने कैसे डायरेक्ट कर लिया है 2 3 एंड 4। तो इसमें अपन ने बाकी चीजें नहीं की, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए कभी कभी क्वेश्चंस जो रहते हैं वो ऐसे भी रहते हैं, इफ यू एबल, और सोचिए अगर मैंने इसको करेक्ट पढ़ लिया होता तो मेरे दिमाग में ये ऑप्शन तो सीधे कट जाता, मतलब मेरे दिमाग में आंसर क्या है, फर्स्ट तो एकदम सही है, तो 1 इसमें ही मैं घूमता रह जाता। ठीक है, और यहां पे देखिए इट वाज वेरी इजी क्वेश्चन, आंसर वाज बी,
ठीक है, तो ये आपको ट्रिक्स पकड़नी है, वरना आप गलत क्वेश्चन मार्क कराएंगे आता हुए क्वेश्चन को भी। सो रिमेंबर, तो पहला स्टेटमेंट सही था, तो इसमें नॉट करेक्ट पूछा, इसलिए आंसर मेरा बी हो गया डायरेक्ट। ऑप्शन कट करने से, एलिमिनेशन मेथड से मेरा आंसर आ गया। बाकी स्टेटमेंट सारे गलत हैं। दे आर ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड व्हेन इमरजेंसी इज प्रोक्लेम बाय द प्रेसिडेंट, ऐसा कुछ नहीं है, याद रखिए। फंडामेंटल राइट्स ऐसा नहीं होता कि ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाती हैं, याद रखिएगा। जब नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम होती है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, इसमें भी प्रोविजंस है, ठीक है। आर्टिकल 358, आर्टिकल नंबर 359, ओके, यहाँ पर कुछ प्रोविजंस है, कुछ याद रखिएगा, कुछ ऑटोमेटिकली सस्पेंड होती हैं, ओके, कुछ ऑटोमेटिकली सस्पेंड नहीं होती, उनके केसेस हैं, ओके। आई थिंक मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बट आई थिंक आर्टिकल 358 और 359 अगर आपको क्लियर है तो द स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ओके। द प्रेसिडेंट अलोन कैन डिसाइड, नहीं, प्रेसिडेंट अलोन आर्म्ड फोर्सेस के लिए डिसाइड नहीं कर सकता है, ओके। पार्लियामेंट में एक्ट पास होता है, ओके, देन वो डिसाइड होता है। दे कैन नॉट बी अमेंडेड एज अ फॉर्म ऑफ बेसिक, यस, दे कैन नॉट बी अमेंडेड एज दे आर द फॉर्म ऑफ बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यार ये फंडामेंटल राइट्स ऑफ कोर्स ये नहीं कह सकते आपके फंडामेंटल अमेंड ही नहीं हो सकती, क्योंकि बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। फंडामेंटल राइट में अमेंडमेंट्स होते हैं, रिमेंबर, तो ऐसा नहीं है कि पूरा फंडामेंटल राइट भी अमेंड नहीं हो सकता, कितने बार अमेंडमेंट्स ऑलरेडी हो चुके हैं। तो 2, 3 और 4 स्टेटमेंट वाज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, फर्स्ट वाज अ करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। और इसमें रॉन्ग पूछा था, तो आंसर इज व्हाट, दैट इज बी, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नॉट स्पेसिफिकली मेंशन आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 19 में स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है, ओके। सो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मेंशन है, पीसफुल असेंबल होना मेंशन है, फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल मेंशन है, फ्रीडम ऑफ द प्रेस, याद रखिएगा ये डायरेक्टली मेंशन नहीं है, okay, it comes under article 19 but it is not specifically mentioned नहीं है, okay, so answer is what, that is D, freedom of press, okay, तो आंसर डी है। नेक्स्ट है, इफ एनी सिटीजन इज डीम्ड टू पब्लिक ऑफिस, ओके, बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन, मान लो उसको हम डिनाइड कर देते हैं किसी पब्लिक ऑफिस में बिकॉज उसके रिलीजन की वजह से, ओके, तो यहां पर ऑप्शन तो कौन सी फंडामेंटल राइट्स उसको डिनाई की गई है, ओके, तो जल्दी जल्दी में लोग इसमें आंसर सी लगा देते हैं क्योंकि रिलीजन से रिलेटेड है। बट याद रखिए क्वेश्चन आप थोड़ा ध्यान से देखिए, पब्लिक ऑफिस आर्टिकल नंबर 16 में लिखा हुआ है कि आप पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, याद है, पब्लिक ऑफिस में से किसी को रिलीजन के अकॉर्डिंग डिनाई नहीं कर सकते, तो इसका आंसर क्या था, दैट इज राइट टू इक्वालिटी की फंडामेंटल राइट डिनाई हो रही है। तो थोड़ा क्वेश्चन को ट्रिकी पकड़ना, आंसर यहां पर बी है, दैट इज राइट टू इक्वालिटी, ओके। और आई राइट टू इक्वालिटी कम्स अंडर आर्टिकल 14 to 18, तो इसमें आर्टिकल 16 का वॉल्यूशन हो रहा था, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19, ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखना, फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19 आर ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड, ठीक है, आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है, ठीक है। मतलब ये किस आर्टिकल की बात कर रहा है, अगर आपको क्वेश्चन ट्रिक हो रहा होगा, ऑप्शन देख लेते हैं, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, फेलियर, इंटरनल आर्म रिबेलियन, फाइनेंशियल क्राइसिस। इसका आंसर जो है दैट इज ए। जब वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन होता है तो याद रखिएगा आर्टिकल नंबर 358 में आर्टिकल 19 जो है वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है, दिस इज इंपॉर्टेंट। एंड अंडर आर्टिकल 359 याद रखिएगा प्रेसिडेंट इशू करता है विच among the other fundamental rights are going to be what, suspended, तो वो आर्टिकल नंबर 359 में है। मैं ऑलरेडी अपने लेक्चर्स में बता चुका हूं इमरजेंसी के चैप्टर में, ओके। सो इसका आंसर जो है दैट इज गोइंग टू बी ए, रिमेंबर दैट इज वॉर एंड एक्सटर्नल एग्रेशन अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 358, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, फंडामेंटल राइट क्या थ्योरी इंप्लाई करता है, ठीक है, ये ट्रिकी क्वेश्चन है, इसका आंसर आप ऑप्शंस देख सकते हैं। इसका आंसर जो है मैं आपको बताया दैट इज सी, लिमिटेड गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को लिमिट करता है, वरना गवर्नमेंट अथॉरिटेरियन नहीं हो सकती, ओके। गवर्नमेंट के पावर्स को लिमिट कर देता है कि अगर आप ऐसा कोई काम करते हैं जिससे फंडामेंटल राइट वॉलेट हो रहा होगा तो वो लॉ को इनवैलिड कर दिया जाएगा, रिमेंबर, या उस वर्क को इनवैलिड कर दिया जाएगा, उस एग्जीक्यूटिव एक्शन को इनवैलिड कर दिया जाएगा, तो गवर्नमेंट को लिमिटेड करने की कोशिश करता है ये फंडामेंटल राइट्स। तो रिमेंबर आंसर इज सी, ओके, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके। नेक्स्ट, अगर आपके फंडामेंटल राइट वॉलेट हो रहे हैं, ओके, सो वेयर यू कैन गो, यू हैव टू ऑप्शन, वेदर यू कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट और यू कैन गो टू हाई कोर्ट, एंड सुप्रीम कोर्ट इशू रिट्स अंडर आर्टिकल 32, हाई कोर्ट इशू रिट्स अंडर आर्टिकल 226, तो आंसर इज व्हाट, दैट इज सी। तो ये भी आपको याद रखना है, आंसर यहां पर सी है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, डीपीएसपी से रिलेटेड है, विच अमंग द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन डीपीएसपी, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में आया हुआ है इसलिए मैंने कवर किया है इसको, ओके। देखिए प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर, अगर आपको याद आ रहा होगा तो ये फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 23, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में, जबकि जो सेकंड स्टेटमेंट दिया हुआ है दैट इज प्रोहिबिशन ऑफ कंजम्पशन, यस, दैट इज, याद रखना, ये ड्रग्स वगैरह जो इंजीरियस है हेल्थ को, ये कंजम्पशन याद रखिए प्रोहिबिट है,
और ये गांधीयन प्रिंसिपल में ये मेंशन है ये वाला पॉइंट, तो ये दस यस ऑप्शन 2 जो है इट्स अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अंडर गांधीयन प्रिंसिपल, तो आंसर इसका बी है। रिमेंबर इट इज अ डीपीएसपी, फर्स्ट वन इज अ फंडामेंटल राइट, तो ऐसे ऑप्शंस हो सकते हैं, याद रखिएगा। तो आंसर इज बी, इट इज अ गांधीयन प्रिंसिपल, इट इज अ डीपीएसपी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन स्पेशल प्रोविजन फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज इन सेवरल स्टेट्स। आपको बहुत इजी क्वेश्चन लग रहा होगा मे बी जिसने शेड्यूल याद किए हुए हैं, बट बता दूं ये भी यूपीएससी का क्वेश्चन ऑलरेडी, तो मतलब यूपीएससी कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछता है और वो क्वेश्चंस जल्दबाजी में गलत हो जाते हैं। तो रिमेंबर यहाँ 5th और 6th शेड्यूल में या 7th शेड्यूल में कंफ्यूज नहीं होना है, इसका आंसर है 5th शेड्यूल। मैं ऑलरेडी डिटेल में समझा चुका हूँ 5th और 6th शेड्यूल में डिफरेंस। 5th शेड्यूल में याद रखिएगा 10 स्टेट्स आते हैं, ठीक है, और किस आर्टिकल किस पार्ट के अंदर है, पार्ट नंबर 10 आर्टिकल नंबर 244। तो जिसको ये नहीं पता है पार्ट 10 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल 5 है, आर्टिकल नंबर 244, ठीक है, दैट डील्स विद शेड्यूल 5। ओके, 10 स्टेट्स कम अंडर दिस। ओके, बाकी इसका डिटेल में ऑलरेडी लेक्चर्स में समझा चुका हूं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। Which is a competent to describe the condition of acquiring Indian citizenship? डायरेक्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्यों आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, रीजन मैंने आपको बताया, ये क्वेश्चन इस साल इसलिए आ सकता है, कोई डायरेक्ट और इजी क्वेश्चन अगर आपको देना हो तो ये ट्रिकी क्वेश्चन हो सकता है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट अभी रिसेंटली आपने सुना होगा न्यूज में कैब के बारे में, ओके, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, और फिर अब वो CAA हो गया, तो किसके पास ये पावर है कि कंडीशंस वगैरह डिसाइड करने के पास, तो यार कि आंसर लोग प्रेसिडेंट ना लगा दे, आंसर इज पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट के पास पावर है, पार्लियामेंट ने ही सिटीजनशिप एक्ट 1955 बनाया था, और जो चेंजेस वगैरह करने होंगे दैट वुड बी डिसाइडेड बाय पार्लियामेंट ओनली। तो आंसर इज ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, याद रखिएगा ऐसी कौन सी फंडामेंटल राइट है विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट इज ऑल्सो अवेलेबल टू अ फॉरेन ऑन द सॉइल ऑफ इंडिया, मतलब ऐसी फंडामेंटल राइट जो एक फॉरेनर को भी अवेलेबल है। तो पहली बात तो बता दूं, जितनी भी फंडामेंटल राइट्स हैं उनमें से कौन सी ऐसी फंडामेंटल राइट है जो एक फॉरेनर को इंडिया में नहीं मिलती है। ओके, वो मैं आपको लिख देता हूं, वो आपको याद रखना है। आर्टिकल नंबर 15, आर्टिकल नंबर 16, article number 19, article number 29 and article number 30. Remember these fundamental rights are not given to a foreigner in India. तो ये फंडामेंटल आपको आर्टिकल से याद हो गए तो एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो पब्लिक अपॉर्चुनिटी, यस, ये फंडामेंटल राइट नहीं मिलती है, इन्होंने पूछा कौन सी मिलती है, ये आर्टिकल नंबर 16 है। ओके, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट और रेसिडेंस, ये आर्टिकल नंबर 19 है। प्रोटेक्शन डिस्क्रिमिनेशन ग्राउंड ऑफ रिलीजन रेस, याद रखिए आर्टिकल नंबर 15 है। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, हाँ, ये आर्टिकल नंबर 21 है, ये आपको मिलेगी। ओके, तो याद रखिएगा इसमें 29 और 30 मैंने पूछा नहीं है, तो इसका आंसर डी हो जाता है। बट रिमेंबर दीज फंडामेंटल राइट्स आर नॉट गिवन टू अ फॉरेनर इन द सॉइल ऑफ इंडिया। ओके, सो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आंसर इज दैट इज डी। ओके, नेक्स्ट है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए यहां पर है कि कौन सा मैच, याद रखिए पेयर जो है नॉट करेक्टली मैच है, दिस इज इंपॉर्टेंट, करेक्टली मैच नहीं है, इट इज रॉन्गली करेक्टली मैच। ओके, तो आप देख सकते हैं फॉरेस्ट, यस इट इज इन कंकरेंट लिस्ट। ओके, तो यहां पर थोड़ा सा गैप देना था, गैप नहीं आ पाया है, आप इसको गैप बना लीजिए। ओके, यस, तो याद रखिए फॉरेस्ट कंकरेंट लिस्ट में है, इंश्योरेंस यूनियन लिस्ट में आता है, मैरिज डाइवोर्स ये भी कंकरेंट लिस्ट में है, जो स्टॉक एक्सचेंज है ये यूनियन लिस्ट में आता है, स्टॉक एक्सचेंज याद रखिएगा। तो ऐसे भी आप दिमाग लगा सकते हैं, सेबी वगैरह, तो ये सब यूनियन का वर्क है, तो आंसर वुड बी दैट इज व्हाट ए इज रॉन्गली मैच्ड। तो लिस्ट ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी बहुत पूछ रहा है आजकल। ओके, तो आपको याद रखना है इसका आंसर ए है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, स्टॉक एक्सचेंज जो स्टेट लिस्ट लिखा है दिस इज रॉन्गली मैच्ड। ओके, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये मैच्ड होना चाहिए किसके साथ, यूनियन को, यूनियन लिस्ट के साथ। ओके, नेक्स्ट है फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करता हूं, याद रखिएगा इसको 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट 1976 ऐड किया गया था, किस कमीशन की रिकमेंडेशन से, आंसर इज याद रखिएगा दैट इज स्वर्ण सिंह कमिटी, डोंट गेट कंफ्यूज विद सरकारिया कमीशन, संताराम कमिटी, ये सब मैंने ऑलरेडी बताई है, इंदिरा गांधी कमिटी मैंने लिख दी है। ओके, क्योंकि इंदिरा गांधी के टाइम पर ये ऐड हुआ था, तो डोंट गेट कंफ्यूज, स्वर्ण सिंह कमिटी इज द आंसर। ओके, सो उस टाइम पर अमेंडमेंट किया गया और 42nd अमेंडमेंट एक्ट से पार्ट 4A ऐड किया गया और 10 फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड एट दैट टाइम। ओके, तो इसका आंसर है दैट इज सी, स्वर्ण सिंह कमेटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ये अगेन ट्रिकी क्वेश्चन हो सकता है इसको, लेकिन देखिए जो क्वेश्चन जितना बड़ा दिखता है ना आपको, एक्चुअली वो उतना आसान होता है, ये आपको ट्रिक याद रखनी है। ओके, द क्वेश्चन विच इज वेरी लेंथी इट इज वेरी इजी। देखिए कैसे, इसे पूछा गया विच इज नॉट, पहली बात नॉट पूछा गया है, इंडिकेटिव ऑफ द डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी, कौन सा नहीं है ये बताना है, कौन सा है वो नहीं बताना है। तो पहला पार्ट लिखा है डीपीएसपी एम टू प्रमोट सोशल वेलफेयर, बिल्कुल सही है, और फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो इंडिविजुअल्स को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम द स्टेट।
बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। तो 1 सही है, इससे पूछा है गलत बताना है, तो फर्स्ट जो है बिल्कुल सही डिफरेंस बताना है, तो फर्स्ट तो हो नहीं सकता आंसर। लीजिए 2 ऑप्शन तो ऐसे ही कट गए आपके, ठीक है। इसका मतलब स्टेटमेंट 3 जो है वो तो सही है, और 2 और 4 में से कोई एक स्टेटमेंट जो है वो आपको देखना है। मतलब याद रखिए फर्स्ट सही है, वैसे सही है, बट इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गलत हो गया है, समझ रहे हैं, क्योंकि नॉट करेक्ट पूछा है। सेकंड, फंडामेंटल राइट्स है लिमिटेशन ऑन द स्टेट, बिल्कुल स्टेट को लिमिटेड कर देता है। और डीपीएसपी पॉजिटिव इंस्ट्रक्शंस गवर्नमेंट को कि आपको कैसे सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक ऑर्डर एस्टैब्लिश कर सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। तो ये भी अगर करेक्ट है, पूछा था नॉट करेक्ट, तो सेकंड भी आंसर नहीं हो सकता, तो इसका आंसर बिना देखे आंसर सी 3 एंड 4। आप 3 और 4 स्टेटमेंट पढ़ ले, दोनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग है, रिमेंबर। तो आप रीड कर सकते हैं, टोटली रॉन्ग है, ठीक है। इसमें लिखा है डीपीएसपी अमेंड ही नहीं हो सकते, अरे अभी मैंने बताया अमेंडमेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है फंडामेंटल राइट ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन थे, डीपीएसपी को ऐड किया गया है, ऐसा नहीं है, डीपीएसपी भी कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली अवेलेबल थे। तो आंसर इज व्हाट, दैट इज 3 एंड 4। बट याद रखिए अगर आपने नॉट नहीं पढ़ा होता, लेट अस सपोज, तो आप तो देखते 1 और 2 एकदम सही है, 1 और 2 एकदम करेक्ट है, 3 और 4 गलत है, आप आंसर लगा देते ए जल्दी में, ऑप्शन भी है, बट इसमें पूछा था नो, तो नॉट, तो सोचिए एक नॉट की वजह से आपको ऑप्शन आपने लगा दिया, आपने क्वेश्चन भी नहीं देखा, आपने कहा कितना इजी क्वेश्चन था। सो रिमेंबर दीज आर द ट्रिक्स, आपको ये स्टेटमेंट्स को जरूर ध्यान देना, वरना पूरा आपका बना हुआ क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया, दैट इज 3 एंड 4। ओके, नेक्स्ट, नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करना, ये कहां पे लिखा हुआ है? डायरेक्ट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, यूपीएससी पूछ रहा है, अदर एग्जाम्स भी पूछ रहे हैं, तो आंसर इज व्हाट, दैट इज फंडामेंटल ड्यूटी। फंडामेंटल ड्यूटी है ये हमारी कि हमें अपने नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट करना चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो इसको ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट, फंडामेंटल ड्यूटी से कुछ स्टेटमेंट है, लेट्स गो। इसमें क्या पूछा गया है, कौन से स्टेटमेंट इंट्रोड्यूस किए गए थे, मतलब करेक्ट पूछा गया है थ्रू दिस अमेंडमेंट। लेट्स गो, इट वाज, ये फंडामेंटल ड्यूटी याद रखिएगा, पहला स्टेटमेंट है इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय 44th अमेंडमेंट। ओके, तो यस इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय 44th अमेंडमेंट, क्वेश्चन में ही लिख दिया इंट्रोड्यूस्ड बाय 44th अमेंडमेंट, तो सही ही होगा मोस्ट प्रोबेबली। और करेक्ट है कि नहीं है बताइए। अब दिस इज अ ट्रिकी पॉइंट कि ये पॉइंट सही है कि नहीं है, तो लेट्स करेक्ट दिस क्वेश्चन। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इसमें करेक्शन बता दूं, देखिए इसमें क्या हो गया है, यहां पर लिखना था दिस वन। ओके, नाउ उस क्वेश्चन इज करेक्ट। ओके, आई थिंक थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, अब आप क्वेश्चन को पढ़िए। द फंडामेंटल ड्यूटीज वर इंट्रोड्यूस्ड बाय 44th अमेंडमेंट। ओके, तो या तो इसको आप 44th ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इसको 44th रहने दो। ओके, ये है स्टेटमेंट 1। ओके, ये लेट्स सी, ये 2 बार कॉपी हो गए हैं, मैं आपको बता देता हूं, इसको 44th ही रहने दो। क्वेश्चन ये पूछा गया कि फंडामेंटल ड्यूटीज वर इंट्रोड्यूस्ड बाय 44th अमेंडमेंट, पहला स्टेटमेंट सही है क्या, रॉन्ग है, क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटी कब इंट्रोड्यूस हुआ था, थ्रू 42nd अमेंडमेंट एक्ट, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ओके, तो फर्स्ट स्टेटमेंट ऊपर दोबारा लिखा हुआ है, इसको नीचे लिख लेना था, ठीक है। सेकंड, दे आर इनकॉर्पोरेटेड इन पार्ट 3A, गलत, दे आर इनकॉर्पोरेटेड इन पार्ट 4A, दे आर नॉन जस्टिसेबल, यस दे आर नॉन जस्टिसेबल, तो आंसर इज व्हाट, दैट इज D3 ओनली, ठीक है। तो ये कंफ्यूज नहीं होना इससे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अगेन देख सकते हैं लेंथ इसकी अगेन बड़ी है। क्वेश्चन पूछा गया करेक्ट, ओके, पहला स्टेटमेंट देखना करेक्ट पूछा गया है। ओके, अगर आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आपका गलत नहीं होगा, वरना ध्यान रखना अगर आप सीधे ऑप्शन रीड करते हैं तो क्वेश्चन गलत कर ही आओगे आप, ठीक है। तो करेक्ट पूछा गया है, आर्टिकल 26 की बात कर रहा है, मतलब राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात कर रहा है। ओके, याद रखिए आर्टिकल 25 to 28 डील्स विद राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ओके, तो इसमें आर्टिकल 26 है, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ ये आर्टिकल 26, कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर आपने मेरे लेक्चर्स देखे हैं तो आई थिंक यू एबल टू मार्क द आंसर, ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर अंडर आर्टिकल नंबर 26। तो आप रीड आउट कर सकते हैं, लेक्चर देख सकते हैं, आंसर इज डी, डायरेक्ट क्वेश्चन आर्टिकल 26 में सब मेंशन ऑलरेडी हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट में आते हैं। क्वेश्चन पूछा गया इनमें से कौन सा सब्जेक्ट, याद रखिएगा, अंडर द यूनियन लिस्ट, यूनियन लिस्ट में मेंशन है। मैं लिस्ट वाले क्वेश्चन आप देख रहे हो बार बार घुमा फिरा के आपको दे रहा हूं, क्योंकि मेरा मानना है एक क्वेश्चन इस साल जो भी एग्जाम आप देंगे उसमें लिस्ट से रिलेटेड, दैट इज 7 शेड्यूल से रिलेटेड जरूर आएगा। ओके, तो कौन सा यूनियन लिस्ट में है, एग्रीकल्चर, फिशरी, पब्लिक हेल्थ, तीनों ही याद रखिएगा, इट डजंट कम अंडर वेयर, दैट इज यूनियन लिस्ट, ठीक है। तो इसमें जो फर्स्ट है दैट कम्स अंडर यूनियन लिस्ट। ओके, अब मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए, हेल्थ, फिशरीज एंड एग्रीकल्चर ये किस लिस्ट में आते हैं। ओके, तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके बताइए तीनों लिस्ट किस लिस्ट में आते हैं। फर्स्ट वाला जो है वो यूनियन लिस्ट का आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है। ओके, सिटीजनशिप, क्योंकि न्यूज में है, अगर किसी ने मेरे सिटीजनशिप के लेक्चर्स देखे हैं तो दे आर एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है, इनमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिए। एक पर्सन है जो कि बॉर्न हो रहा है 26 जनवरी 1951 में। ओके, ठीक है ना, कहां पे, रंगून में, मतलब म्यांमार में। ओके, और उसके फादर जो है वो इंडियन सिटीजन है बाय बर्थ,
वो इंडियन सिटीजन बाय बर्थ है। ओके, तो याद रखिए क्या वो बच्चा जो होगा वो इंडियन सिटीजन होगा बाय डिसेंट? तो याद रखिएगा आंसर इज करेक्ट। ठीक है, होगा कि नहीं मैं अभी आपको एक्सप्लेन भी करता हूं। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट रीड करते हैं। अ पर्सन हु वॉज बॉर्न ऑन 1 जुलाई 1988, ओके, ईटानगर है, मतलब इंडिया में बॉर्न हुआ है। ओके, उसकी मदर जो है याद रखिएगा सिटीजन ऑफ इंडिया है। जब उसका बॉर्न हुआ, उसके फादर नहीं, मदर जो है सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ बर्थ, है ना, और फादर नहीं है, रिमेंबर फादर इज नॉट द सिटीजन ऑफ इंडिया। तो क्या वो बच्चा जो पैदा हुआ है दैट इज द सिटीजन ऑफ इंडिया बाय बर्थ और नॉट? ओके, तो स्टेटमेंट्स मैंने दो पूछे, एक बाय डिसेंट और एक बाय बर्थ। तो आपको पता होगा सिटीजनशिप इंडिया में 5 तरीके से मिल सकती है आपको, इफ यू आर बॉर्न आफ्टर 1950, आई ऑलरेडी एक्सप्लेन। तो लेट्स गो विद द आंसर। देखिए जो पहला स्टेटमेंट था बाय डिसेंट वाला, तो मैं आपको उसमें बता देता हूं। अगर कोई भी व्यक्ति, याद रखिएगा, 26 जनवरी 1950 से 10 दिसंबर 1992 के बीच में, ओके, इंडिया से बाहर बॉर्न होता है, ठीक है, रिमेंबर, सो पर्सन बॉर्न आउटसाइड इंडिया वाज एंटाइटल्ड टू इंडियन सिटीजन इफ हिज फादर वाज एन इंडियन सिटीजन। और उसके फादर इंडियन सिटीजन हैं, रिमेंबर, और वो इंडिया से बाहर बॉर्न हो रहा है इस टाइम पर, तो ही वुड बी व्हाट, दैट इज इंडियन सिटीजन बाय डिसेंट। ओके, लेकिन इसके बाद अगर याद रखिएगा, मतलब 10 दिसंबर से 3 दिसंबर, ये तो नहीं पूछा गया, स्टिल बता देता हूं, इसके टाइम पर होता है, तो याद रखिएगा इनमें से मदर या फादर में से कोई भी एक इंडियन सिटीजन होगा, चलेगा, मतलब ही कुड गेट अ इंडियन सिटीजनशिप। तो रिलैक्स कर दिया गया, देखा जाए यहां पर, तो पहले वाले में फादर का होना जरूरी है। तो देख सकते हैं आप, यहां पर मैंने यही बोला था कि 51 मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट में आ रहा है। ओके, उसका जन्म रंगून में, बट फादर इंडियन सिटीजन थे, तो यस ही कुड बी इंडियन सिटीजन। सेकेंड वाले केस में आते हैं। सेकेंड वाले केस में याद रखिए बाय बर्थ, अगर 26 जनवरी 1950 से लेके 30 जून 1987 के बीच में अगर उसका बॉर्न हुआ है, ठीक है, याद रखिए सिर्फ इंडिया में बॉर्न हुआ है, ठीक है, बस बॉर्न इंडिया में हो गया है, तो ही वुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। बट आफ्टर, याद रखिएगा, दैट इज 1 जुलाई 1987, ऑन और आफ्टर 1 जुलाई 1987 से लेके 3 दिसंबर 2004 में इंडिया में बॉर्न हुआ है, तो उसके साथ साथ याद रखिएगा उसके बर्थ के टाइम में उसके फादर या मदर में से कोई एक इंडियन सिटीजन होना चाहिए। तो यहां आप देख रहे हैं थोड़ा डिफिकल्ट बना दिया, पहले तो इंडिया में पैदा हुए आप इंडियन सिटीजन हो गए बाय बर्थ, बट यहां पर थोड़ी कंडीशन बदल दी गई। ओके, तो अगर वहां पर आप डेट देख रहे होंगे तो मैंने 1988 दी है, ठीक है, मतलब ये वाली कंडीशन दी है, और मैंने ये भी बोला है कि जो उसकी मॉम है वो इंडियन सिटीजन है, ठीक है, और फादर नहीं है, कोई मतलब नहीं, क्योंकि आइदर ऑफ दिस पेरेंट्स चलेगा उसमें। तो आंसर क्या होगा, स्टेटमेंट आप देख सकते हैं वापस, तो बाय बर्थ वो इंडियन सिटीजन होगा, क्योंकि 1 जुलाई 1988 में इंडिया में पैदा हो रहा है, ईटानगर में। ओके, तो इज अ इंडियन सिटीजन। तो आंसर इज व्हाट, दैट इज सी, बोथ 1 एंड 2। ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। राइट टू एजुकेशन की बात पूछी गई है। राइट टू एजुकेशन आपको बताओ, राइट नाउ इट्स अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल नंबर 21 कैपिटल ए। ओके, और इट वाज एडेड थ्रू इन अ फंडामेंटल राइट थ्रू 86 कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट 2002। ओके, आई थिंक ये आपको इतना बेसिक आइडिया होगा। ओके, तो पूछा गया कौन सा राइट टू एजुकेशन से रिलेटेड स्टेटमेंट करेक्ट है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ओके, आप इनको रीड कर सकते हैं चारों ऑप्शंस को। ओके, इसका आंसर जो है वो है डी, क्योंकि इसमें 6 to 14 ईयर्स स्टेटमेंट को आप रीड कर लीजिए। द राइट हैज बीन गिवन टू ऑल इंडियन सिटीजन बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स अंडर द 86 कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट। बिल्कुल सही है, याद रखिएगा, राइट हैज बीन गिवन, फंडामेंटल राइट दे दी गई है, याद रखिएगा, 6 ईयर्स से 14 ईयर्स, मतलब प्राइमरी एजुकेशन में याद रखिएगा, यू हैव बीन गिवन अ फंडामेंटल राइट ऑफ व्हाट, दैट इज राइट टू एजुकेशन। ओके, तो स्टेटमेंट डी सही है, बाकी सब स्टेटमेंट रॉन्ग है। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। दिस इज अ ट्रिकी क्वेश्चन। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करता हूं मैं, ठीक है, आर्टिकल नंबर 19 की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में क्वेश्चन क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 के अंदर फ्रीडम, क्या आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है एब्सोल्यूट है? नहीं, एब्सोल्यूट नहीं है हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ऐसा नहीं आप किसी को गाली भी दे सकते हो। ओके, देयर आर सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस। ओके, और रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, तो पूछा गया कौन सी इसमें से रेस्ट्रिक्शंस हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं आर्टिकल नंबर 19(2) के अंदर, ठीक है, कुछ रेस्ट्रिक्शंस दी गई हैं जिसके अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को, याद रखिएगा, आपको जो ये है फ्रीडम है, इसको रोका जा सकता है। ओके, मतलब इट इज नॉट एब्सोल्यूट। ओके, तो वो कौन सी रिस्ट्रिक्शन से पूछी गई हैं, आपसे ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है, कि सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के टाइम पर आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के टाइम पर, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट, या प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज, ये ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक है। तो मैं इसका आंसर आपको बताऊंगा,
ठीक है, बट आप अभी ऑप्शन देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप देखते हैं, दोनों को एक साथ आंसर बताएंगे, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप देखेंगे, ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा चुका है एग्जाम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ट्रिकी, जैसे ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया, ये अप्लाइड पार्ट हो गया उस क्वेश्चन का, दोनों का आंसर एक ही है। देख लेते हैं इसमें क्या लिखा है। सपोज एक लेजिस्लेशन पास करती है पार्लियामेंट, ओके, इंपोजिंग सडन रिस्ट्रिक्शंस ऑन न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर ऑफ कोर्स फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में आते हैं, ओके। तो आर्टिकल रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए सरकार ने न्यूज़पेपर पे, क्यों लगाई हैं? दिस इंक्लूडेड पेज सीलिंग, प्राइस एंड एडवर्टीजमेंट, इन सब पे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए उन्होंने, ठीक है। तो द लेजिस्लेशन इज इंक्लूडेड 9th शेड्यूल, ठीक है, आपने उसको 9th शेड्यूल के अंदर ऐड कर दिया है, ठीक है, लॉ को इसको। तो क्या इन दिस कंटेक्स्ट विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो पहली बात, जो आपने रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आप रिस्ट्रिक्शंस ऐसे लगा सकते हैं कि नहीं? तो याद रखिएगा, जो उन्होंने ग्राउंड कोई दिए नहीं, उन्होंने बोला हमने पेज सीलिंग, प्राइस और एडवर्टीजमेंट पे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए उनके। तो याद रखिएगा, इसका आंसर जो है वो भी मैं आपको बताता हूँ, आप चारों स्टेटमेंट रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम इसका एक कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर आंसर पे आते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, आर्टिकल 19(2) के अंदर आप फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं ऑन द ग्राउंड ऑफ, पहला, सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया अगर हार्म हो रही हो, ठीक है, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, ठीक है, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट ये हार्म हो रहा हो, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी और मोरालिटी और इन रिलेशन टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, तब आप लगा सकते हो, ठीक है, या तो डिफेमेशन और इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस, ओके। ये सब आर्टिकल नंबर 19(2) के अंदर दिया गया है। इन ग्राउंड्स पर आप क्या लगा सकते हो? रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हो, ओके। तो देखा जाए तो यहाँ पर कुछ माइनॉरिटी से रिलेटेड कोई ग्राउंड नहीं दिया हुआ है। तो पीछे जो आंसर था, ऑप्शन थे, पहले अपन डायरेक्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर है 1, 2 एंड 3, दैट इज ए ऑप्शन, क्योंकि माइनॉरिटीज के ग्राउंड पर आप रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकते, बाकी स्टेटमेंट करेक्ट थे। पहला तो ये आंसर हो गया। सेकेंड जो क्वेश्चन था, ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो है सी, क्योंकि जो लॉ बनाया है वो इनवैलिड होगा एज इम्पोजेज अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। रिस्ट्रिक्शंस के ग्राउंड मैंने आपको बताया था कौन से ग्राउंड्स हैं, इस पे आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप सीलिंग, प्राइस और एडवर्टीजमेंट पे आप लगा रहे हो, ठीक है। तो अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है, जो कि आर्टिकल 19(2) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी मेंशन है। तो याद रखिएगा, जो लेजिस्लेशन है वो इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपने जो रीजंस दिए हैं, दैट इज सीलिंग और एडवर्टीजमेंट, इसकी वजह से हम लगा रहे हैं, ये ग्राउंड नहीं होते हैं रिस्ट्रिक्शंस लगाने के लिए, ठीक है। उसमें आपको पता है सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया, ये सब जो ग्राउंड्स हैं, ये सारे ग्राउंड्स हैं जिस पर आप रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हो। तो लॉ जो होगा दैट इज गोइंग टू बी इनवैलिड, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चंस मैंने अप्लाइड पार्ट भी आपको बता दिया है, रिमेंबर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिट्स की बात करते हैं। ऑफ कोर्स सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बोथ कैन इशू रिट्स। सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32, हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल व्हाट, दैट इज 226, ओके। 5 टाइप्स के रिट्स हैं। एक रिट मैंने आपसे उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, क्यो वारंटो से रिलेटेड, ओके। तो व्हाट इज दिस क्यो वारंटो रिट? लेट्स गो विद द क्वेश्चन, ओके। कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है? ओके, चलो, करेक्ट क्वेश्चन पूछा गया, ओके। तो क्यो वारंटो हम कब इशू करते हैं? लेट अस सपोज एक कोई प्राइवेट कोचिंग है, उस प्राइवेट कोचिंग का कोई एमडी है, तो आपको लगता है कि सर ये इसका सही अथॉरिटी नहीं है जो इस कोचिंग का ये एमडी बन गया है, तो आई वांट टू रिमूव दैट अथॉरिटी, ओके। और मैं सुप्रीम कोर्ट में जा रहा हूँ और पूछ के वारंटो रिट इशू करूंगा कि व्हाट द अथॉरिटी इज सिटिंग एट दैट पोजीशन, तो क्या आप उसके अगेंस्ट क्यों वारंटो करा सकते हैं? नो। याद रखिएगा, पब्लिक ऑफिस होना चाहिए वो, ठीक है। इट इज नॉट कि आप किसी प्राइवेट ऑफिस, ठीक है। अगर अंबानी का बेटा अगर फॉर एग्जांपल इट गेट्स इनटू द पोस्ट ऑफ रिलायंस हेड, तो आप ये नहीं कह सकते उसको क्यों दिया गया पोस्ट, ओके, वो इतना एलिजिबल नहीं है फॉर एग्जांपल, क्योंकि अच्छा प्राइवेट। बट हाँ, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग याद रखिएगा, जो लॉ के अकॉर्डिंग होता है, तभी आप, अगर आपको लगता है गलत व्यक्ति अथॉरिटी मिल गई है उसको, तो आप उसके अगेंस्ट क्यों वारंटी इशू कर सकते हैं, ओके। तो पहला ऑप्शन है, द ऑफिस मस्ट बी पब्लिक, बिल्कुल पब्लिक होना चाहिए, और या तो बाय लॉ या बाय कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ होना चाहिए, तब आप क्यों वारंटी हो जा सकते हो। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, okay. This office must be substantive one and not merely the function or employment of a servant that will doing the pleasure of another. Yes, याद रखिएगा, सब्सटेंसिव होनी चाहिए ऑफिस, ऐसा नहीं कि किसी, मैंने अभी आपको जैसे बताया कि किसी के अंडर, फॉर एग्जाम्पल एक प्राइवेट ऑफिस है और वो उसके अंदर वो एम्प्लॉयड है, उसको हेड बना दिया गया है, तो स्टेटमेंट सेकंड सही है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो ऑफिस जो है, एम्प्लॉयमेंट जो है, वो किसी प्लेजर ऑफ एनदर के अंदर है, रिमेंबर, ठीक है। सभी मैं आपको एग्जांपल दिया, वो ऑफिस याद रखिएगा या तो बाय लॉ होना चाहिए या बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ होना चाहिए, ओके। थर्ड स्टेटमेंट, तो 1 और 2 स्टेटमेंट सही है। देयर हैज बीन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और ए स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट इन अपॉइंटिंग सच पर्सन टू दैट ऑफिस, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो इसका आंसर अपन देख लेते हैं, दैट इज 1, 2 एंड 3। याद रखिए, तीनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट रीड करिए, देयर हैज बीन अ कॉन्ट्रवेंशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, और अ स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट इन अपॉइंटिंग सच पर्सन टू दैट ऑफिस। यस, जो उस पर्सन को अपॉइंट कर रहा है, रिमेंबर, तो उसमें कॉन्ट्रवीन होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन से या स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए जिसके थ्रू उसको अपॉइंट किया गया है, ठीक है। तो स्टेटमेंट वुड बी करेक्ट।
तो दीज आर द 3 स्टेटमेंट याद रखिएगा जिसपे क्यू वारंट आप इशू करा सकते हैं, ठीक है। किसी पब्लिक प्राइवेट अथॉरिटी के अगेंस्ट आप क्यू वारंट इशू नहीं कर सकते। तो आंसर वुड बी दैट इज डी 1, 2 एंड 3। ओके, चलिए नेक्स्ट है, तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया क्यू वारंटो जो है कोई स्टैट्यूटरी या कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी होनी चाहिए, देन ओनली यू कैन इशू व्हाट, दैट इज क्यू वारंटो। ओके, अब जैसे कि इसके अगेंस्ट क्यू वारंटो नहीं हो सकता। अब देखिए मैं एग्जांपल, पॉलिटिकल पार्टी है कोई, ठीक है। अब पॉलिटिकल पार्टी में फॉर एग्जांपल उन्होंने राहुल गांधी को प्रेसिडेंट बना दिया अपना, ठीक है, तो आप बोले मैं इसके अगेंस्ट क्यू वारंटो इशू कर रहा हूँ, ये स्टैट्यूटरी या कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी नहीं है किसी पार्टी का प्रेसिडेंट। फॉर एग्जांपल आप किसी डिस्ट्रिक्ट में रहते होंगे, वहाँ पार्टी के अध्यक्ष वगैरह रहते होंगे, तो आप उन सब के अगेंस्ट क्यू वारंटो इशू नहीं कर सकते, लॉट्स ऑफ अथॉरिटीज। ओके, सो रिमेंबर क्यू वारंटो कुड बी इशूड ओनली स्टैट्यूटरी और कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज के अगेंस्ट आप क्यू वारंटो इशू कर सकते हैं। ओके, दैट इज द पॉइंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में फंडामेंटल ड्यूटीज पूछी गई हैं, इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। स्टेटमेंट याद है कि रिगार्डिंग द फंडामेंटल ड्यूटीज आर कंटेन इन द कॉन्स्टिट्यूशन आर करेक्ट। लेट्स गो वन बाय वन। दे कैन बी एनफोर्स्ड बाय रिट जुरिडिक्शन, तो क्या फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड रिट जुरिडिक्शन? नो, दे कैन बी, फंडामेंटल राइट्स कैन बी एनफोर्स्ड टू रिट जुरिडिक्शन। फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, फर्स्ट रॉन्ग है, तो मतलब सिर्फ 2 ऑप्शन बचते हैं। दे हैव अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ ऑप्शन बिल्कुल गलत, उसको तो ऐड किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशन, तो सेकंड भी रॉन्ग है, तो आंसर डायरेक्ट आ गया, दैट इज 3 ओनली द करेक्ट स्टेटमेंट। दे एप्लीकेबल ओनली टू सिटीजंस ऑफ इंडिया। बता दूं फंडामेंटल ड्यूटी सिर्फ इंडियन सिटीजंस को अप्लाइड होती है, रिमेंबर दे आर नॉट एप्लीकेबल टू फॉरेनर्स। ओके, दिस इज अ ट्रिकी पॉइंट, तो आंसर इज डी, दैट इज 3 ओनली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा करेक्टली मैच्ड है? लेट्स गो। पार्लियामेंट के पास पावर है, क्या वो नया स्टेट बना सकता है? बिल्कुल क्रिएट कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, क्या स्टेट लेजिस्लेचर के पास पावर है कि वो राज्य का, स्टेट का नाम अल्टर कर सकता है? आई थिंक अगर आपको आइडिया होगा तो इक्वालिटी बिफोर लॉ बिल्कुल इंडियन सिटीजन्स, याद रखिएगा कि गारंटी इंडियन सिटीजन्स को भी है, फॉरेनर्स को भी। आर्टिकल 14 जो है दैट इज गिवन टू बोथ ऑफ देम। ओके, आर्टिकल 14 है। नेक्स्ट, मैंने अभी बताया ना 15, 16, 19, 29, 30 ये नहीं है फॉरेनर्स को, बट आर्टिकल 14 जो है इक्वालिटी बिफोर लॉ इंडियन सिटीजन और फॉरेनर्स दोनों को है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी बिल्कुल गारंटी टू ओनली इंडियन सिटीजन, याद रखिएगा आर्टिकल नंबर 16 की बात कर रहा है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी आर्टिकल 16 ओनली इंडियन सिटीजन को है। इसका आंसर बी है, याद रखिए बी जो स्टेटमेंट है, स्टेट लेजिस्लेचर को पावर नहीं, पार्लियामेंट को पावर है अंडर आर्टिकल 3। पार्लियामेंट कर सकता है अल्टर द नेम ऑफ द स्टेट, अगर स्टेट का नाम चेंज कराओ अंडर आर्टिकल 3, तो आंसर इज बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स एंड इट्स अल्टरेशन? ओके, लेट्स गो, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है देखते हैं। न्यू स्टेट आप बना सकते हैं बाय यूनाइटिंग, पार्लियामेंट कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। डिमिनिश कर सकता है एरिया ऑफ द स्टेट, बिल्कुल कर सकता है। अल्टर कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। नेम ऑफ द स्टेट को चेंज कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। ये पूरे पावर किसको दिए गए हैं? पार्लियामेंट को अंडर आर्टिकल व्हाट, दैट इज आर्टिकल नंबर 3, तो आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। चलिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए इसका प्रोसीजर क्या है, आर्टिकल 3 के अंदर किस तरह प्रेसिडेंट पार्लियामेंट ये काम कर सकता है। सो जस्ट गिव मी द होल स्ट्रक्चर कि हाउ इट कैन बी डन। ओके, आर्टिकल 3 के अंदर, तो आंसर इज डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर राइट टू इक्वालिटी? अब राइट टू इक्वालिटी मतलब आर्टिकल 14 to 18 की बात कर रहा है। नॉन डिस्क्रिमिनेशन बाय स्टेट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन और रेस, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये तो डीपीएसपी है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, तो 3 तो ऐसे ही कट कर दो आप, 3 कट हो गया, ये लीजिए। ठीक है, तो अब 2 और 4 तो सही है, अपॉर्चुनिटी वाला स्टेटमेंट सही है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ सही है। ये है कि नॉन डिस्क्रिमिनेशन बाय स्टेट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन और रेस, ये वाला स्टेटमेंट सही है कि नहीं? तो आप इसका आंसर देख सकते हैं, इसका आंसर है 1, 2 एंड 4, क्योंकि अगर आर्टिकल नंबर बताऊं राइट टू इक्वालिटी का, लेट्स गो विद द आर्टिकल। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी आर्टिकल नंबर 16, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ऑफ कोर्स नॉट है फंडामेंटल राइट ओनली, ठीक है, ये तो डीपीएसपी है। ओके, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यस, आर्टिकल नंबर 14। नॉन डिस्क्रिमिनेशन स्टेट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन और रेस, आर्टिकल नंबर 15, रिमेंबर। तो ये तीनों इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल राइट टू इक्वालिटी। तो आपको ऐसे भी ट्रिक्स में याद रखने, कंफ्यूज नहीं हो जाना है ऐसे क्वेश्चंस में। ओके, चलिए नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स, याद रखिएगा, अवेलेबल टू सिटीजन एज वेल एज फॉरेनर्स। अभी मैंने कुछ देर पहले आपको आंसर ही बता दिया था, याद होगा, 15, 16, 19, 29 एंड 30। अब आपको ये फंडामेंटल राइट्स पता हो तो यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, आर्टिकल नंबर 29 एंड 30, दैट इज राइट टू कल्चर, राइट, कल्चर एंड एजुकेशन राइट, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यस, याद रखिएगा, राइट, कल्चर एंड एजुकेशन राइट इज नॉट गिवन। ओके, ये फॉरेनर्स को नहीं मिलता है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यस, ये फॉरेनर्स को मिलता है। राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द स्टेट ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन रेस, ये नहीं मिलता है, याद रखिएगा, ये इंडियन सिटीजन को सिर्फ मिलता है। ठीक है, राइट टू पर्सनल लिबर्टी, यस, ये मिलता है। तो आंसर 2 एंड 4, दैट इज स्टेटमेंट इज सी।
ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है इस साल एग्जाम में, ठीक है। मैंने लिख भी दिया है 15, 16, 19, 29 एंड 30, ओके। तो यहाँ पर 40 क्वेश्चंस जो थे, ठीक है, मैंने कंप्लीट कर दिए आपके इंडियन पॉलिटी के, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, जो भी ट्रिकी क्वेश्चंस थे, वी हैव डन, ओके। तो एटलीस्ट आपका एक बार रिवीजन हो गया होगा इन क्वेश्चंस का। ऐसे ही हम अदर लेक्चर्स के भी, अदर जो हमने चैप्टर्स कंप्लीट कराए, उनके भी क्वेश्चंस लेके आएंगे, जिससे हम एक क्वेश्चन बैंक अराउंड 2000-3000 क्वेश्चन हम अप्रॉक्सीमेटली कवर करा पाएँ, जिससे एग्जाम से पहले आपको एक कॉन्फिडेंस मिल सके। अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा हो, प्लीज़ इसको एटलीस्ट आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और अगर जो मैंने क्वेश्चन पूछे हैं उनके कमेंट बॉक्स में रिप्लाई ज़रूर करें। और आपको और भी इसको छोड़ के भी कोई क्वेरी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, इवन जो नंबर दिया है उस पर भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।